जनरल साहब, अहमद मंसूर 24 न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। 9 मई के मनसूबा साज़ों की सर बात हुई। तहरीक इंसाफ के साथ एक मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं, ओपन चल रहे हैं, और एक मुज़ाकरात पर्दे के पीछे चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा जाता है। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो ये बातचीत है, ये मुसलसल चल रही है, और ये डील वगैरह के लिए या कोई भी इसका मामला है, कभी अली अमीन गंडापुर अपने साथ लोग ले जाते हैं जो मुज़ाकरात कार हैं खुफिया, कभी बुशरा बीबी के साथ चले जाते हैं, कभी ये भी नाम ले लिया जाता है कि कोई एक ख़ास रैंक के अफसर हैं, मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। तो इससे जो सियासी जमातें हैं वो इन तरह की जब ये बातें चलती हैं तो फिर अपना एक बयानिया बनाती हैं, हर कोई अपनी मर्जी का जो सौदा है वो बेचता है, और एक मुल्क में एक अफरा तफरी का जो पॉलिटिकल एक मामला है वो आगे जाता है, और स्टैब्लिशमेंट जारी बात है उसमें उसके ऊपर भी उसको भी निशाना बनाया जाता है। तो इस अबहाम को आप हमेशा लगी लिपटी रखे बगैर खुल के बात करते हैं, तो अगर आज खोल दें कि असल हकीकत क्या है ताकि ये अबहाम ख़त्म हो। देखिए, मैं इस बात के ऊपर पहले भी ये बात वाज़ेह कर चुका हूँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज का, फ़ौज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ होता है। जो हुकूमतें होती हैं वो सियासी पार्टियाँ बनाती हैं, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये कौमी फ़ौज है, ये किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र, सियासी मकतबा फ़िक्र या पार्टी या इसकी नुमाइंदा नहीं करती। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टीज़ और तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम हैं, ताहम कोई फ़र्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। इस वक्त जो आपकी वफाक है और आपके सूबे इन तमाम में जमहूरी और कसीरुल जमाती हुकूमतें मौजूद हैं। जो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मज़ाकरात हैं, उनके माबैन मज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। जनरल साहब, आपने 2024 का प्रोफेशनल रिव्यू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया, मगर एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी जो कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से हुई थी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो 4 चार्जेस हैं वो बड़े क्लियर उसमें मेंशन किए गए थे। जो 5वां था वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से था। तो अंडर ट्रायल जो उसके ऊपर हम नहीं बात करते, जो इन्वेस्टिगेशन है वो 9 मई के हवाले से कहा गया कि जारी है। 9 मई एक ख़ास सियासी जमात PTI से जुड़ा हुआ है, उसी के लोगों को सज़ाएँ हुई हैं। तो क्या अब जनरल फैज़ हमीद से जो तहकीकात हैं उसका दायरा इमरान खान तक भी बढ़ सकता है, और इसके ऊपर जो इमरान खान है उनका भी ट्रायल हो सकता है फैज़ हमीद के साथ? ठीक, देखिए, बात यह है कि मिलिट्री ट्रायल की आपने पहले ही बात की। पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल है उसके अंदर जो मुल्ज़िम होता है उसको हर किस्म की कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं। वकील का सबूत पेश करने का मैं पहले कह चुका हूँ। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ये 9 मई के साने से जुड़े वाक़यात हैं, इनका जब कोई कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे जवाज़ नहीं है और उसको आप किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो प्रोसेस है उस पर एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अरसा पहले जो अभी नासिर इस पर बात कर रहे हैं वो खुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। और अगर इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक और चीज़ आपके तवज्जुह से बताता हूँ कि कुछ अरसा पहले तो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, ये तो प्लांटेड लोग हैं, और ये किसी बड़ी गहरी साजिश के तहत फ़ौज ने खुद हमले करवाए हैं, फॉल्स फ्लैग। तो चलें, अगर ये हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी हैं तो इन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। अब वो परेशान है, इसलिए
کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. دس از دی پرابلم. اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے، تو کتنی صورت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی. 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی. اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم میں. 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے، 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے، دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی. اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں، وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے. اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے بات کی، یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے. اس کی بھین چڑھایا گیا. یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہیں. بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے، تعلیم دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں، زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں. تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم تو وہ ہیں. اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی.